नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो चैप्टर नंबर 5 था, जो जियोग्राफी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने स्थल मंडल के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने महाद्वीपों के बारे में देख लिया था। अब हमारे पास जो दूसरा मंडल है वो है जल मंडल। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे वायुमंडल और उसके बाद हम देखेंगे जैवमंडल। ये सब के सब आज हम इसी वीडियो में खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं जल मंडल क्या होता है। आपको पता है, कुआं आप जानते होंगे, कुएं में पानी होता है, नदी में पानी होता है, समुद्र में पानी है, जमीन के भीतर भी पानी होता है। जब बारिश होती है तो बारिश होने पर जमीन पर जो पोलीदार मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर वो पानी रिस रिस करके पहुंचता रहता है, जो बाद में क्या होता है, कुओं के पानी के रूप में हमारे सामने आता है। जब हम खोदते हैं बरसात के समय में, जब आप कुआं खोदेंगे तो क्या होगा, वो जल्दी ऊपर आएगा, क्योंकि ये बारिश का पानी रिस करके ना थोड़ा जमीन के भीतर जो पानी है उसके तल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इसीलिए बरसात के मौसम में कुआं खोदने पर कुआं जो है जल्दी मिल जाएगा। वैसे कोई खोदता नहीं है, लेकिन अगर आप खोदना शुरू करोगे तो आपको पानी जल्दी मिल जाएगा। और अधिकतर लोग कुआं खोदते हैं गर्मी के मौसम में। इसका कारण है कि गर्मी के मौसम में अधिकतम गहराई तक चले जाते हैं वो कुआं खोदते खोदते। तो जब कुआं खोदते खोदते गर्मी के मौसम में जब अधिकतम गहराई तक जाते हैं, तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि इतनी गहराई पर सबसे बुरी स्थिति में पानी मिलता है। इसका मतलब बुरी से बुरी स्थिति में भी हमें पानी मिलता रहेगा। इसलिए जो लोग कुएं खोदते हैं, वो जो कुएं खुदवाते हैं अपने घर के लिए या अपने कस्बों में या अपने गांवों में, तो वो अक्सर जून के महीने में भारत में खुदवाते हैं, ताकि जून के महीने में बिल्कुल सूखा पड़ा होता है भारत में, पानी बरसता नहीं है। जून की शुरुआत जब होती है, उस समय तक मानसून आने वाला होता है, उसके पहले की स्थिति होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। उस समय क्या होता है, जमीन का जो जल होता है बहुत नीचे पहुंच जाता है। इसलिए जून के महीने में ही लोग खुदवाते हैं, ताकि अधिकतम गहराई तक पहुंचा जा सके। और कितनी भी बुरी हालत में, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही हो, तो भी हम सुनिश्चित कर सकें कि हमें पानी मिलता रहेगा। इसीलिए गर्मियों में कुएं खोदे जाते हैं। आइए अब देखते हैं जो बड़ी बड़ी जलराशियां हैं। जलमंडल का मतलब होता है कुआं, नदी, समुद्र। ये जो समुद्र हैं, बड़े बड़े जो समुद्र हैं, उनको क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। महासागरों में हमारे पूरी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। ठीक है, 5 महासागरों में जो सबसे बड़ा महासागर है ना, वो प्रशांत महासागर है। ये जो प्रशांत महासागर है, अगर आप ये नक्शा देख रहे हैं तो इसको आप पूरे के पूरे अर्थ को नहीं देख पा रहे हैं। इसको क्या किया है, पूरे के पूरे ग्लोब को इन्होंने फाड़ करके फैला दिया है। आप ये समझ लीजिए कि आपने एक गेंद को तोड़ करके बीच से बिल्कुल चपटा कर दिया है। तो जो गेंद है, उसमें जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसमें जो प्रशांत महासागर है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागर है, नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागर है, नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप इसको घुमा करके मिलाएंगे ना इससे, तो पूरा ग्लोब बन जाएगा। तो ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों एक ही हैं। यहाँ जो दिख रहा है और यहाँ जो दिख रहा है वो एक ही है। ये प्रशांत महासागर ही है। ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा नॉर्थ प्रशांत महासागर यानी उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे का हिस्सा दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, और अब हम देखते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की कुछ विशेषताएं देखते हैं। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो उत्तरी प्रशांत महासागर की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि ये धरती का सबसे बड़ा महासागर है। लगभग 1/3 1/3 ये कवर करता है। पूरी पृथ्वी पर जितना भी महासागरीय जल है, महासागर का 1/3 प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, प्रशांत महासागर 1/3 जल को घेरता है। 1/3 पृथ्वी के 1/3 जल भाग को घेरता है। ठीक है, जितना भी पानी है उसका 1/3 यहीं भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये एक सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार शेप में है। इसके चारों ओर कहीं अमेरिका है, इधर अमेरिका है, इधर ऊपर जापान है, बीच में यहीं ऑस्ट्रेलिया भी है, इधर एशिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इधर अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका भी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, ये सबको टच करता है। इतना बड़ा महासागर है, 1/3 भाग घेरता है पूरी पृथ्वी का। ठीक है, अब आप देखिए कि इसकी और विशेषताएं क्या हैं। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो है ना, वो इसी महासागर में पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में। और उसके अलावा सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्यों पाए जाते हैं, ये हम बताएंगे आपको आगे चल करके। आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें कहीं डिस्कशन होगा तो वहां बताएंगे। अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी में जो बताया गया है किताब में वही बता रहा हूं। इसके अलावा एक गर्त यहां मिलता है जिसको कहते हैं मेरियाना गर्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मेरियाना गर्त। ये कहां मिलता है? प्रशांत महासागर में मिलता है।
गर्त क्या होता है? जैसे आपको पता है ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी इसकी 8,848 मीटर की है और उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, तो 8,848 मीटर को अगर आप किलोमीटर में बदलें तो ये 8.848 किलोमीटर आता है, यानी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई है हमारे हिमालय की। ठीक है, तो ये हमारे पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन समुद्र जैसे ये पानी बह रहा है ना, समुद्र, इसके नीचे भी क्या है? बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो उसी में एक गड्ढा है, पानी ऊपर बह रहा है और इसी में एक गड्ढा है। यही गड्ढा ना, इसमें भी पानी भरा होगा भाई, समुद्र के भीतर गड्ढा है तो उसमें भी पानी भर गया होगा। यही जो गड्ढा है ये कहां पे है? ये है आपका प्रशांत महासागर में, और इसी गड्ढे का नाम क्या है? मेरियाना गर्त। और ये जो गड्ढा है ना, ये हमारे हिमालय से ज्यादा, हमारा हिमालय जो ऊंचा है 9 किलोमीटर, लेकिन ये गड्ढा ना कितना किलोमीटर गहरा है? ये 11 किलोमीटर गहरा है। मतलब हमारी पृथ्वी पे कोई पर्वत इतना ऊंचा नहीं है जितना बड़ा ये गड्ढा है हमारे समुद्र के भीतर। पृथ्वी पर जो समुद्र है, जो महासागर है यानी प्रशांत महासागर, उस प्रशांत महासागर में ये सबसे गहरा गर्त है, वो 11 किलोमीटर गहरा गर्त है। इसी को कहते हैं, इसका नाम दिया गया है मेरियाना गर्त। ठीक है, तो मेरियाना गर्त कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और एग्जैक्टली जो इसकी बिल्कुल जो गहराई अगर कोई पूछता है तो 11,022 मीटर है, जो लंप सम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 11 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, अब हम दूसरे महासागर पे चलते हैं जिसका नाम है प्रशांत महासागर, सॉरी, अटलांटिक महासागर। ठीक है, मैं यहां पर जरा वो बदल लेता हूं। ये है हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक है, अगर यहां देखो आप तो अटलांटिक महासागर ऐसे करके अगर आप देखो तो इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, ऐसे फैला हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका साइज जो है कुछ एस टाइप का है, एस, अंग्रेजी का जो एस होता है उसकी तरह का है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, सॉरी, अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कहा जाता है, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्यों? क्योंकि बीच में अगर आप ये देखें तो ये क्या है? ये है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर के हिस्से को क्या कहा जाता है? उत्तर, और नीचे के हिस्से को क्या कहा जाता है? दक्षिण। तो ऊपर के हिस्से में जो महासागर है, अटलांटिक महासागर का जो हिस्सा ऊपर की ओर है, इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है, उसको क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं। और जो हिस्सा नीचे की ओर है उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं। ठीक है, इन महासागरों के बीच में ना छोटे छोटे सागर भी होते हैं, छोटे छोटे जलराशियों को सागर कहते हैं। जैसे ये कैरेबियन सागर है, यहां पर भी ये मैक्सिको की खाड़ी कह दिया इसको। तो एक बड़े से महासागर के अंदर खाड़ियां, आपके छोटे छोटे समुद्र, छोटे छोटे सागर, ये सब होते हैं। ठीक है, जल संधियां, सब कुछ मिलते हैं। तो अब जरा आप नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, सबसे पहले हम उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में स्टडी करते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये इससे कौन कौन टच होता है? यूरोप टच होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? उत्तरी अफ्रीका भी टच होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये कहां टच करता है? ये आपके जो मध्य अमेरिका है, ये बीच वाला, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, बीच के इलाके को हम क्या कहते हैं? मध्य अमेरिका कहते हैं। ठीक है, मध्य अमेरिका को भी टच करता है। ठीक है, तो ये जितनी भी जगहों को टच करता है उनको ध्यान से देखिए, बार बार अपने उसको ध्यान से देखिए। ये आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, इसको टच करता है। उसके अलावा जो है ये उत्तरी महासागर, अगर आप देखें उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये यहाँ पर, ये अगर आप देखें पुर्तगाल है, यहाँ पे स्पेन है, और ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है जिसकी राजधानी इंग्लैंड है, इन सबको टच करता है। फिर ये यहाँ पर आपका अलास्का है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये सब आपका यहाँ पे टच करता है। ठीक है, अलास्का जो है यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये आपका वो है जो आपका स्वीडन, नॉर्वे, ये कंट्रीज हैं। अलास्का यहाँ पे कहीं पड़ता है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे उसको जब डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये सारा का सारा देशों को ना आप एक बार मैप में जाकर के जरूर देख जाइए, इस कंट्री का क्या नाम है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है, यहाँ पे जो सागर है उनके नाम देख लीजिए। तो ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ये इस तरीके से ऊपर इन देशों को टच करता है। ये नॉर्थ अमेरिका है, इस नॉर्थ अमेरिका में एक तो ये अमेरिका का हिस्सा है, ऊपर क्या है? ये कनाडा है। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ना ये कनाडा है,
ये ऊपर कनाडा का हिस्सा है, यहाँ तक इतना हिस्सा कनाडा का है। इस कनाडा को भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ही टच करता है। अब हम आते हैं दक्षिणी अटलांटिक ओशियन की तरफ। तो दक्षिणी अटलांटिक ओशियन किस किस को टच करता है? साउथ अमेरिका को टच करता है और अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको टच करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि किसको किसको ये टच कर रहा है। ठीक है, और नीचे किसको टच कर रहा है? दक्षिण सागर को। इसके बारे में भी हम देखेंगे, दक्षिण सागर भी एक सागर है। तो 2 के बारे में हमने स्टडी कर लिया, 3 के बारे में कर लिया। दक्षिण सागर के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं, क्योंकि दक्षिण सागर के नीचे तो पूरा अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका को टच करता है। तो दक्षिण सागर किसको टच करता है? अंटार्कटिका को टच करता है। तो हमने 3 जलराशियां, हमने 3 महासागर स्टडी कर लिए। एक हो गया आपका प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद हमने देख लिया अटलांटिक महासागर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में विभक्त है, आपने वो देख लिया। उसके अलावा प्रशांत महासागर को आपने देख लिया। प्रशांत महासागर भी आपके उत्तरी अमेरिका को टच कर रहा है, दक्षिणी अमेरिका के किसको? पश्चिमी हिस्से को टच कर रहा है। आपको बताया ना, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो साउथ अफ्रीका जो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ साउथ अगर ऐसे देखें तो वेस्ट यानी पश्चिमी भाग को कौन सा महासागर टच करता है? दक्षिणी पैसिफिक ओशियन टच करता है, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर टच करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टच कर रहा है। उत्तरी प्रशांत महासागर आपका टच कर रहा है नॉर्थ अमेरिका को, कनाडा को भी टच कर रहा है, और यहाँ पर आपका जो है इसको भी टच कर रहा है, इन सारी चीजों को टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कनाडा है, यहाँ अमेरिका इनको टच कर रहा है, यहाँ पर आपका एक और कंट्री है उसको टच कर रहा है ये। ठीक है, तो इसकी जो खासियत और है अटलांटिक महासागर की, अब हम देखते हैं एक अटलांटिक महासागर की एक खासियत और है कि इसकी जो तट रेखा है, जहां जहां पर तट यानी जहां जहां पर जमीन इसको टच करती है ना, वहां वहां पर ये क्या है? वहां वहां पर ये दंतुरित आकार में है। दंतुरित का क्या मतलब होता है? आइए देखते हैं दंतुरित का क्या मतलब होता है। नीचे चलते हैं, दंतुरित किसको कहते हैं? अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है, जो इसकी तट रेखा है वो कैसी है? दंतुरित है। दंतुरित का मतलब क्या होता है? ऐसा कटा फटा होना। ठीक है, जब ये कटा फटा है तो ये छोटे इलाके में तो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन बड़े इलाके में ना ये बहुत बड़ा होता है, जहां पे बड़े बड़े ना जहाज, पानी के जहाज आके रुक सकते हैं। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा जो व्यापार है वो कहां होता है? अटलांटिक महासागर से होकर ही होता है। सबसे ज्यादा व्यापार यानी सबसे ज्यादा बिजनेस, एक देश दूसरे देश को जो सामान बेचता है, उससे पैसे कमाता है, वो अंतरदेशीय व्यापार कहा जाता है। वो व्यापार, अंतरदेशीय व्यापार जो सबसे ज्यादा होता है वो अटलांटिक महासागर में ही होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, इसलिए आपको नोट कराना पड़ रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं उत्तरी सागर को। उत्तरी सागर को आर्कटिक ओशियन कह सकते हैं आप। ये ऊपर जो दिख रहा है ना, ये आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन ये किसके पास है? आर्कटिक ओशियन आपका पड़ता है उत्तरी ध्रुव के पास, उत्तरी ध्रुव के पास। और ये जो आर्कटिक ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन क्या है? बेयरिंग स्ट्रेट से, इधर जो है ना ये बेयरिंग जल संधि है। ये जो छोटा सा स्ट्रेट दिख रहा है ना, ये बेयरिंग जल संधि है। सॉरी, बेयरिंग नहीं, ये बेयरिंग इधर वाली है, इधर है, इस साइड है, ये ऊपर तक फैला हुआ है, और इधर जो है ये बेयरिंग जल संधि से, ये छोटी सी जल संधि है, इससे किससे मिलता है? ये पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर से बेयरिंग जल संधि द्वारा मिलता है। और अटलांटिक महासागर से तो ये जुड़ा हुआ है ही, इसका पानी, अटलांटिक महासागर का पानी आर्कटिक महासागर में जाकर मिलता है। ठीक है, तो ये बेयरिंग जल संधि से किससे जुड़ता है? बेयरिंग जल संधि यहाँ है जो प्रशांत महासागर से इसको जोड़ती है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बेयरिंग जल संधि, जल संधि आप जानते हैं, बेयरिंग जल संधि, ये किसको किससे जोड़ती है? उत्तरी सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जो बेयरिंग जल संधि है। ठीक है, तो बेयरिंग जल संधि के बारे में आप याद रखिएगा, उत्तरी सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अब जो बचा हमारे पास, अब लगभग हमने सारा देख लिया, एक ही बचा है हमारे पास। उस सागर का नाम है हमारे देश के नाम पे, ये रहा हमारा इंडिया, और इस इंडिया के नाम पे यानी हिंदुस्तान के नाम पे, हिंद के नाम पर
एक महासागर है, एक देश के नाम पर एक महासागर है, ये इसको हिंद महासागर कहते हैं। ये बहुत बड़ा महासागर है ये भी, और ये यहां तक फैला हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कि किससे किससे टच हो रहा है। आपको केवल और केवल नक्शा बार बार देखना है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि अटलांटिक महासागर किस किस देश को टच करता है, तो ये भारत को तो टच करता ही है, आप देख रहे हैं भारत को छू रहा है। उसके अलावा ये पूर्वी अफ्रीका को छू रहा है, अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी अफ्रीका को छू रहा है। उसके अलावा क्या है, इंडोनेशिया से सटा हुआ है। उसके अलावा क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया को टच कर रहा है, ठीक है। और ये किसको टच कर रहा है, मेडागास्कर जो है एक देश है, उसको भी टच कर रहा है। ये जो देश दिख रहा है ना आपको, ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका का हिस्सा है, इसको टच कर रहा है। उसके अलावा ये नीचे जा करके जो है आपके दक्षिणी सागर को भी जाकर के मिलता है, वहां पर भी टच कर रहा है, ठीक है। तो इन 5 के बारे में हमने स्टडी कर ली। आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं, आप ये खुद से देखिएगा कि कौन से सागर सबसे बड़े हैं और कौन सा महासागर सबसे छोटा है। तो सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये नोट करके मेरे इस पे चैनल पे ही आप कमेंट कर सकते हैं। आप उसको अपने लिए नोट कर लीजिए, आपकी किताब में है, एनसीईआरटी की किताब में वो दिए हुए हैं, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे क्रम में आपको दिख जाएगा, वहां किताब में है ये, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं, ये जो जल राशि है इसके बारे में अधिकतर चीजें हमने कवर कर ली, ठीक है। ये जो जल राशि है, पृथ्वी पे जो जलमंडल है, जो महासागर है, उनके बारे में कवर कर लिया। समझाने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। आप नक्शा उठाइए, मैप उठाइए और देखिए कि कौन सा सागर किस देश को टच करता है, कहां कहां उसका पानी घुसा हुआ है, और इसको बार बार देखिए। बार बार इसलिए देखिए क्योंकि कभी भी आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आप अगर परीक्षा देंगे, अगर आप स्टूडेंट भी हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, तो भी आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये मैप देखने का ही खेल है सारा, जियोग्राफी में सारा खेल मैप देखने का है। अगर आप मैप देख करके जियोग्राफी में स्टडी नहीं करते तो आपको समस्या आने वाली है, ठीक है, आपको बहुत समस्याएं आएंगी। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका वायुमंडल। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। वायुमंडल में आप अगर देखें तो हमारा जो वायुमंडल है ना, उसकी टोटल जमीन से ऊंचाई, आप ये देख रहे हैं, ये है आपकी जमीन, नीचे जमीन दिख रही है। इस जमीन से जो टोटल ऊंचाई है ना इसकी, जहां ये बहिर्मंडल दिख रहा है, ठीक है, जमीन से लेकर के बहिर्मंडल तक की टोटल ऊंचाई 1600 किलोमीटर है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। सबसे पहला जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है। ये जमीन से लेकर के इस ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है। फिर यहां से ऊपर जो क्षोभ मंडल से ऊपर का हिस्सा है, ये समताप मंडल है, ठीक है। इसके ऊपर जो हिस्सा है समताप मंडल से इसका हिस्सा है, ये मध्य मंडल है। मध्य मंडल में ही अभी मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें होती हैं। मध्य मंडल के ऊपर क्या है, आयन मंडल है। आयन मंडल के ऊपर भी क्या है, बहिर्मंडल है। और बहिर्मंडल के ऊपर, उसके ऊपर क्या है, अंतरिक्ष है। उसके बाद जो है आपका स्पेस शुरू हो जाता है, जहां पे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, और उसके बाद जो है आप धरती के वायुमंडल से बाहर हो जाते हैं और वहां से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, यानी स्पेस शुरू हो जाता है 1600 किलोमीटर के बाद, बहिर्मंडल के बाद, ठीक है। तो बहिर्मंडल हमारा सबसे बाहरी मंडल है, सबसे ऊपरी मंडल है, ठीक है। क्षोभ मंडल आप ये देख सकते हैं, इसी में क्या होता है, आपके ये गुब्बारे वगैरह जो हैं ये सब उड़ते हैं, जो आपके ये बैलून है ये उड़ रहे हैं। उसके अलावा आपका जो हवाई जहाज है ये भी यहीं उड़ता है, ये ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद समताप मंडल में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको रखा जा सके, यहाँ टेम्परेचर बराबर रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक लगभग बराबर टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है और घटने के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ने के बाद घटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच का हिस्सा अगर आप देखें तो यहाँ पे बर्फ बन रही है। तो ये जो बर्फबारी होती है ना, जो बादल बनते हैं ऊंचाई पे, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, मध्य मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में होते हैं, ठीक है। ऊपर से लेकर के समताप मंडल के बीच में यहाँ मिलते हैं। क्षोभ मंडल से समताप मंडल के बीच में कुछ नहीं मिलता। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल तक क्या मिलते हैं, बादल मिलते हैं, ठीक है। अब ऊपर का हिस्सा मध्य मंडल यहाँ खत्म हो गया। मध्य मंडल में आपको ये समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल तक क्या हुए, बादल मिले, यहाँ से बर्फ गिरी। अब मध्य मंडल से आयन मंडल के बीच में ये आप देख रहे हैं, ये स्पेस क्राफ्ट है, ये हवाई जहाज नहीं है, ये अंतरिक्ष यात्रियों वाला स्पेस क्राफ्ट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर जो है
आपका जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, यहीं से वो अपनी गति पकड़ते हैं, यहीं से वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आयन मंडल से लेकर के बहिर्मंडल के बीच में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपके क्या है, सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, जिससे आपको पृथ्वी पे आपको पता लगता है कि कब वर्षा होने वाली है, कहाँ पे बादल हैं। जो अनुमान लगाया जाता है, मौसम का पूर्वानुमान, वो इन्हीं सैटेलाइट की सहायता से लगाया जाता है। जो समाचारों में आपको दिखाया जाता है ना कि यहाँ पर घनघोर वर्षा होने की संभावना है, ये सारे के सारे सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। और ये सैटेलाइट कहाँ पे होते हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल के बीच में घूम रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके कुछ वायुमंडल में आपका जो, जहां पे हम नीचे रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं क्षोभ मंडल तक, पृथ्वी मंडल से क्षोभ मंडल तक, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली जो चीज ये है, जमीन से ऊंचाई बढ़ने पर, जमीन से ऊंचाई जैसे ही बढ़ती है, तापमान घटता जाता है। 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। ठीक है, कितने मीटर ऊंचाई पे, 165। ठीक है, 165 मीटर ऊंचाई पे जाओगे तो आपका 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। यानी अभी अगर आप धरती पे रह रहे हो और इससे ऊपर उठ करके 100 मीटर ऊंचाई पे चले गए, 165 मीटर, और यहाँ पे तापमान अगर 35 डिग्री था, तो ऊपर तापमान कितना होगा, 34। ऐसे ही अगर आप बहुत ऊंचाई पे चलते चले जाओगे, कभी हवाई जहाज में अगर आप बैठोगे तो आपको पता लगेगा, अगर बैठे होगे तो आपको पता होगा कि अगर आप भारत में भी उड़ रहे हो तो नीचे तापमान था आपका 35-36, लेकिन ऊपर जाकर के तापमान आपको -15 डिग्री, -25 डिग्री, -45 डिग्री तक भी मिलता है। क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, उस वैसे वैसे कई किलोमीटर की ऊंचाई पे हवाई जहाज उड़ रहा होता है। इसलिए क्या होता है, काफी किलोमीटर की ऊंचाई पे तापमान नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए ऊंचाई पर जाते जाते तापमान कम होने लगता है। और एक चीज और है, ऊंचाई पे जाने पे घनत्व भी कम होता है। घनत्व यानी आप जैसे यहाँ पर क्या है, हवा ज्यादा है, यहाँ पर हवा ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है। जहां पे कोई चीज ज्यादा होती है, कहते हैं वहां पे उसी चीज का घनत्व ज्यादा है, ऐसे समझिए सादा भाषा में। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, जहां पे हम हवा में सांस लेते हैं, वो हवा जहां पे ज्यादा है, हम कहते हैं कि वहां पे घनत्व ज्यादा है। यानी किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा को कहते हैं घनत्व ज्यादा। जब ऊपर जाते हैं तो ये हवा ना थोड़ी कम हो जाती है, ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाती है, तो घनत्व क्या हो जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे हवा का घनत्व, ऑक्सीजन का घनत्व बहुत कम होता जाएगा। इसीलिए ऊपर जाने पे ऑक्सीजन आपको कम मिलती है, और ऊपर जाने पे पर्वतारोही अपने साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही आप समझ सकते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, उनका शौक होता है पहाड़ पे चढ़ करके ना वहां झंडा गाड़ेंगे अपने देश का, भारत के हो चाहे कहीं के भी हो, तो वो जाते हैं वहां, नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं, वहां झंडा गाड़ते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने पीठ पे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधे रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे तापमान कम होता है, और सॉरी, तापमान के अलावा आपका जो ऑक्सीजन होती है, O2 ऑक्सीजन, वो कम होती जाती है। अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो वो मर जाएंगे, इसीलिए अपनी पीठ पे ना वो ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधे रहते हैं और अपने मुंह में उसको लगाए रहते हैं, ताकि ऑक्सीजन उनको मिलती रहे। ठीक है, इसीलिए वो ऊंचाई पे ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं। ठीक है, अब ये जो वायुमंडल है, ये अलग अलग जगहों पे दबाव भी डालता है। क्यों दबाव डालता है भाई, ऑक्सीजन ही तो है, हवा ही तो है। अब ये हवा जहां भारी होगी वहां धरती पे ज्यादा दबाव डालेगी, जहां हवा कम होगी धरती पे दबाव कम डालेगी। ठीक है, जहां हवा ज्यादा है वहां ज्यादा दबाव, जहां हवा ऊपर कम है वहां नीचे कम दबाव होगा। तो हर जगह धरती पे तापमान के अनुसार दबाव कम कम होता है, कम या ज्यादा होता है। दबाव ज्यादा कहां होगा हवा का, जहां पे ठंड ज्यादा होगी। ठंड ज्यादा होने पे दबाव ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि ठंड में चीजें क्या होती हैं, पास आने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। इसीलिए ऑक्सीजन के जो अणु दूर दूर रहते हैं गर्मी में, जब ठंडी बढ़ती है तो वो क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने की वजह से ये इकट्ठे होकर के क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। भारी हो जाने की वजह से ये क्या हो जाता है, दबाव ज्यादा हो जाता है। भारी होने का एक और मतलब क्या है कि वहां घनत्व ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हवा का घनत्व ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब आप ये पूछ सकते हैं कि ऊपर जाने पे फिर जब तापमान घटता है तो ऑक्सीजन क्यों नहीं, घनत्व ज्यादा क्यों नहीं होता, ऑक्सीजन कम क्यों हो जाती है। उसका कारण यह है कि ऊपर ऑक्सीजन कम है ही, ऑक्सीजन के अणु ही कम है, इसलिए वहां पे अगर इकट्ठे होंगे भी तो भी उनका घनत्व कम रहता है, इसीलिए वहां पे ऑक्सीजन ऊपर जाने पे कम ही मिलती है। धरती के पास जो है ऑक्सीजन ज्यादा है, हमारा जो सबसे निचला मंडल है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए वहां पे ज्यादा मिल जाती है। ठीक है,
तो ये चीज थी। तो ये सब कुछ था आपका वायुमंडल के बारे में। अब हम देखते हैं जो आपका वो है आखिरी जो टॉपिक है वो है जैवमंडल। जैवमंडल किसको कहते हैं? वायुमंडल, स्थलमंडल और ये जलमंडल। ठीक है, वायुमंडल प्लस स्थलमंडल प्लस जलमंडल। ठीक है, वायुमंडल बहुत बड़ा है, स्थलमंडल बहुत बड़ा है, जलमंडल भी बहुत बड़ा है, लेकिन जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल का एक छोटा सा एरिया आपको दिखाया गया है। यहाँ पानी है, यहाँ पहाड़ हैं जिसको हम स्थलमंडल कह रहे हैं, यहाँ पे क्या है, नदी तालाब भी है, तो ये जलमंडल हो गए। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे जिंदा प्राणी भी रह रहे हैं, पेड़ पौधे। जिंदा प्राणियों में कौन कौन आते हैं? जीव जंतु प्लस पेड़ पौधे। ठीक है, तो जहां जीव जंतु पेड़ पौधे वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के छोटे से हिस्से के साथ रहते हों, फिर से सुनिए, इसको लिख देता हूं। जैवमंडल क्या है? ठीक है, वायुमंडल और जलमंडल और स्थलमंडल, तीनों का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा भाग। छोटा भाग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वायुमंडल यानी पूरा 1600 किलोमीटर ऊंचाई, जलमंडल यानी सभी महासागर, स्थलमंडल यानी सभी महाद्वीप, लेकिन सबकी बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं जैवमंडल की। तो क्या है, जलमंडल का एक हिस्सा हुआ, कहीं से ले आए, नदी ले आए या कहीं समुद्र ले आए, थोड़ा सा हिस्सा ले लिया। ठीक है, और स्थलमंडल उसके पास कहीं कोई छोटा सा देश हो गया, वो स्थलमंडल हो गया। और वायुमंडल, हवा तो है ही वहां पे। ठीक है, अब ये ऐसी जगह है जहां पे पेड़ पौधे और आदमी प्लस जीव जंतु तीनों जहां रह सकते हो। ठीक है, जहां पर एक छोटे से वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के भाग में साथ साथ पेड़ पौधे, आदमी और जीव जंतु भी रहते हो, तो ऐसे पूरे इलाके को क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, जैवमंडल किससे किससे मिलकर बना होता है? पेड़ पौधों से, ठीक है, जीव जंतुओं से, वायुमंडल से, जलमंडल से और स्थलमंडल से। इन सबको मिला करके क्या बनता है? जैवमंडल बनता है। सिंपल सा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आपकी किताब में कौन कौन से क्वेश्चन है। लास्ट में ना क्वेश्चंस भी है। ठीक है, अब इस किताब में आप नोट कर लीजिएगा, जो चीजें भी आपको समझ में आती हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ जरूरी था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये फिगर भी मैंने वहीं से उठाया है। तो आप देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल, वही आपका जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और आपका एक और क्या है? जैवमंडल। प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए, जो आपका प्रशांत महाद्वीपों में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। ठीक है, ये सारे आप पढ़ाए जा चुके हैं। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो, इसका नाम आप बता सकते हैं, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। ठीक है, ये जो दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित हैं, आप उनको देखिए कौन कौन से हैं। एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उसके अलावा कौन सा है? अंटार्कटिका है। अगर आप देखेंगे 2 महाद्वीप, तो ये 2 महाद्वीप अगर आप ऊपर देखें जो आपको दिखाए गए हैं, इसी किताब में है। अगर आप ये देखें तो भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? उत्तरी भाग है, यानी उत्तरी पृथ्वी है, उत्तरी धरती है। सही शब्द मेरी जबान पे नहीं आ रहा, माफ कीजिएगा। नीचे वाला हिस्सा क्या है? दक्षिणी धरती है, ये दक्षिण की धरती है, ये पृथ्वी का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, तो जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध, देखिए नाम याद नहीं आ रहा था, गोलार्ध को मैं पृथ्वी पृथ्वी कहे जा रहा था, बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये नीचे जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिए, इक्वेटर के नीचे पूरा का पूरा ये ऑस्ट्रेलिया है। उसके अलावा क्या है? अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से कौन कौन से महाद्वीप हैं? एक ऑस्ट्रेलिया हो गया और एक अंटार्कटिका हो गया। आप इसका उत्तर आसानी से यहाँ दे सकते हैं अगर आप मैप देखते रहते हैं, अगर आप नक्शा बार बार देखते हैं। और बिना नक्शा देखे पढ़ाई मत कीजिएगा भूगोल की, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत है और ऊपर से देखने पर ये नीली दिखाई देती है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। बात यह है कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध को देखेंगे, ऊपर अगर आप देखें
तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है ना, अगर आप नीचे देखें दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पर रहने की जगह कितनी है? ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है, दक्षिणी अमेरिका में थोड़े बहुत हो गए, अफ्रीका में थोड़े बहुत हो गए। तो ये जगह जो रहने वाली जगह है ना, ये बहुत कम है, स्थल भाग बहुत कम है। लेकिन अगर आप ऊपर देखें उत्तरी भाग में यानी उत्तरी गोलार्ध में, तो आप देखिए रहने लायक जगह बहुत है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में कई गुना रहने लायक जगह पृथ्वी मौजूद है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं? स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। इसका उत्तर ये हुआ। ठीक है, उत्तरीय गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपरी हिस्से में बहुत ज्यादा यानी उत्तरी गोलार्ध में रहने लायक जगह बहुत ज्यादा है, महाद्वीपीय हिस्सा बहुत ज्यादा है। सही उत्तर यह है कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय हिस्सा ज्यादा है जिस पर मनुष्य रह सकता है। इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? सीधी सी बात है, जीवमंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवमंडल में सारी चीजें मिलती हैं। ये स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल सबको मिलाकर के ही तो जीवमंडल बनता है। अगर ये धरती नहीं होगी तो यहाँ पे अनाज कैसे उगाएगा? अगर ये हवा नहीं होगी तो सांस कैसे लेगा? ये पानी नहीं होगी तो पिएगा क्या? इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवित प्राणियों के लिए, क्योंकि जीने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए, पानी, ऑक्सीजन और जमीन जहां पे वो अन्न अनाज उगा सके, ये सारी चीजें कहां पर होती हैं? जीवमंडल में ही मिलती हैं। इसीलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही उनको जीवित रख सकता है। अब यहां पर देखिए, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, वो यूरॉल है। ठीक है, उत्तर अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के साथ जो है वो जल संधि से जुड़ा हुआ है। उस जल संधि का क्या नाम है? उस जल संधि का नाम है पनामा। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो पनामा जल संधि कहते हैं उसे। ठीक है, मैं यहाँ पर जरा ये ले लेता हूँ, पनामा। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा, सॉरी। ठीक है, पनामा जल संधि उसको कहते हैं, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पनामा। ठीक है, रहने दीजिए। वायुमंडल में कौन सी गैस का सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे, सॉरी गलत हो गया, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे यहाँ 78% है, 78, और उसके बाद 21% क्या है? ऑक्सीजन है। बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसें आती हैं। ठीक है, पृथ्वी का कौन सा भाग चट्टानों का बना हुआ है? सीधी सी बात है, थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई? एशिया है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है, जीवन के लिए सहायक है। जल और हवा का सीमित भाग कौन सा हुआ? जीव स्थल, जैव स्थल, जैव मंडल जिसको कहते हैं। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा शिखर क्या है? एवरेस्ट, कंचनजंगा नहीं, एवरेस्ट। मैंने अभी आपको अपने वीडियो में कंचनजंगा कहीं बता दिया था, एवरेस्ट है सबसे ऊंची जो पृथ्वी पे चोटी है, वो एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आपको कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, ये एक्सरसाइज भी जरूरी है, आप करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे एक्सरसाइजेज हैं और इन सबके आंसर आपको पता लग गए। उम्मीद करता हूं कि और भी चीजें आपने यहाँ पर देख ली होंगी और आप इसे जरूर देखेंगे। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है क्लास 6 का, ये जो चैप्टर नंबर 5 है, ये खत्म होता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अभी हम स्थल मंडल के बारे में बात कर चुके हैं 5वें चैप्टर में, लेकिन अब हम स्थल रूप की बात करेंगे। स्थल मंडल में पूरे जमीन की बात करते हैं, लेकिन स्थल रूप में किसकी बात करते हैं? महाद्वीपों के ऊपर जो विभिन्न स्थल रूप होते हैं, जैसे आपकी गड्ढे हो गए, आपके पर्वत हो गए, पठार हो गए, ठीक है, आपका मैदान हो गया, ठीक है, आपके रेगिस्तान हो गए, ये सारे क्या हैं? अलग अलग स्थल रूप हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो चीजें समझ में नहीं आती हैं वो मुझे आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।